एक नौजवान जो 16 साल अपनी ज़िंदगी के एक एजुकेशन सिस्टम पे लगा के परेशान होता है कि मैंने लाखों रुपए स्पेंड कर दिए और मुझे इंडस्ट्री कह रही है कि आप हमारे लिए फ़िट नहीं हैं। मैं इतना कुछ करने के बावजूद जो है मुझे इस मुल्क से कुछ नहीं मिला, तो मैंने यहाँ रह के क्या करना है। लोगों को स्किल देने हैं, गाइड करना है, उनको इस काबिल बनाना है कि वो अपने पाँव पे खड़े और मुल्क के लिए कुछ ज़राए पैदा कर सकें। हम वर्किंग ऑन द डिजिटल रिफॉर्म्स, करिकुलम ले रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं। IoT अगर नहीं है पहले करिकुलम में, उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कोई आज 4-5 सालों की मसला तो नहीं है, काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, आगे भी शायद हो। चंद्रयान चला गया, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हमारे पास हमारी इंडस्ट्री भी मौजूद है स्पेस टेक्नोलॉजी की, हमारे पास करिकुलम भी मौजूद है, लेकिन जो मौजूद है क्या वो उस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है जो इस वक्त 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट है। अस्सलाम वालेकुम, दिस इज़ साइब्रेडकास्ट एंड आई वेलकम यू ऑल टू द फ्रेश न्यू एपिसोड। राइट, हमेशा की तरह हम बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक को आज लेके आए हैं। पिछले 5 सालों से ख़ास तौर पे सोशल मीडिया पे एक डिबेट चल रही है और वो डिबेट है स्किल्स वर्सेस डिग्री। अच्छा, इस डिबेट को लेके बहुत से लोगों ने अपने चैनल्स बना के मोनेटाइज करके और इस वेव को राइड करते हुए बड़ा अपना कमाया भी, विच इज़ नॉट अ बैड थिंग आई वुड से। लेकिन इसके साथ साथ फिर उन्होंने एंड पे कहा कि यार हमारा आप कोर्स ख़रीद लें। अच्छा, दूसरी तरफ एक नौजवान जो 16 साल अपनी ज़िंदगी के एक एजुकेशन सिस्टम पे लगा के बाहर आता है तो वो परेशान होता है कि मैंने लाखों रुपए स्पेंड कर दिए और मुझे इंडस्ट्री कह रही है कि आप हमारे लिए फ़िट नहीं हैं। काम करना है फ्री में करें, इंटर्नशिप करें, या ये कुछ स्किल सेट हैं, ये जब तक आप सीख नहीं लेते तो आप नहीं आ सकते। इस पे पॉलिसी मेकर्स ने इस डिबेट का स्टार्ट किया तो हम देखते हैं 2-1 सालों से गालिबन जो आपकी एकेडेमिया है और इंडस्ट्री जो है उसने कुछ काम करना शुरू किया, वो एक डिबेट लेवल तक गई। उस पे कुछ हमारे नी जर्क रिएक्शंस भी हुए, जिस पे कुछ इंस्टीट्यूट्स बन गए जिन्होंने कहा कि हम स्किल्स सिखाते हैं। अब वो स्किल्स उन्होंने सिखानी है तो एजुकेशन एकेडेमिया ने क्या करना है, और क्या इस सब में कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का अपना रोल भी है। इस तरह के बहुत से पॉइंट्स पे डिबेट करने के लिए, डिस्कशन के लिए, डायलॉग के लिए हमारे साथ आज मौजूद हैं काशिफ रहीम। काशिफ रहीम एग्जीक्यूटिव मेंबर हैं रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के। ही इज़ ऑल्सो हेडिंग अ स्टैंडिंग कमेटी विच इज़ ऑन डिजिटल रिफॉर्म्स एंड डिजिटल स्किल्स। उन पे इस सारे पे बात करेंगे कि इस डिस्कशन पे वो किस साइड पे हैं। अस्सलाम वालेकुम काशिफ साहब। वालेकुम अस्सलाम, थैंक यू सो मच साद साहब। दिस इज़ ग्रेट अपॉर्चुनिटी दैट आई हैव बीन इनवाइटेड बाय दिस साइबरकास्ट एंड मुझे बहुत अच्छा लगा यहाँ आकर के कि एक ऐसा टॉपिक है, जो इस सोसाइटी के बड़े इंपॉर्टेंट इशू को हाईलाइट करने के लिए और डिस्कस करने के लिए आपने एक प्रोग्राम अरेंज किया। बिल्कुल, ये जो एकेडमिया और इंडस्ट्री का लिंकेज है, इस पर इस वक्त बहुत सारे मसाइल हैं जिसको एड्रेस करने के लिए मुख्तलिफ़ इदारे काम कर रहे हैं। और चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ये खूबी है कि हमारा चैम्बर जो बनता है, आई एम प्रेजेंटिंग नाउ एट द मोमेंट रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स दैट हैज़ बीन एस्टेब्लिश इन 1952। और उस वक़्त से अब तक हम लोगों ने जो रोल प्ले किया सोसाइटी में, उसके बारे में मैं ज़रूर हाईलाइट करना चाहूँगा। की कंट्रीब्यूशंस जो हमारी सोसाइटी में रोल प्ले किया है, जिसमें इंडस्ट्री एकेडमिया लिंकेज इस वक्त में मोर देन 30 यूनिवर्सिटीज़ के साथ हमारा बिजनेस वेंचर है। हम उनको फैसिलिटेट कर रहे हैं, अपनी इंडस्ट्रीज़ के साथ उनका लाइजॉन कर रहे हैं। अच्छा। और उसमें एक और बड़ी अच्छी जो खूबी अभी हमारा जो एक प्रोग्रेस चल रही है, इन प्रोग्रेस है कि हम यूनिवर्सिटीज़ में जाकर के बाकायदा लेक्चर डिलीवर करते हैं। ठीक है। This is one of the program that I could say train the trainer program. तो यूनिवर्सिटीज़ के प्रोफेसर्स और फैकल्टी मेंबर्स, they are getting good learning experience from the industry specialist, industry owners. तो इस पर जो है हम इंशाल्लाह आगे भी बात साथ करेंगे साथ साथ। बिल्कुल काशिफ साहब, इस पे जाने से पहले मैं थोड़ा सा ना अपनी ऑडियंस के लिए भी और अपनी अंडरस्टैंडिंग के लिए भी मैं ये चाहूँगा कि हम समझें कि पाकिस्तान जैसे मुल्क में, डेवलपिंग कंट्रीज़ में चैम्बर्स बनाए क्यों जाते हैं और ये इन चैम्बर्स का क्या रोल है।
पहले उसकी थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग हो, देन वी कैन मूव फॉरवर्ड। देखिए ये चेंबर्स का जो इनिशिएटिव था, इसका बेसिकली मकसद ये था कि जो इंडस्ट्री की रिक्वायरमेंट्स हैं, जो कॉमर्स की रिक्वायरमेंट है, उसको एड्रेस करने के लिए, उसके गवर्नमेंट बॉडीज़ के साथ एसोसिएट करने के लिए, उनके साथ लाइज़न डेवलप करने के लिए, और लोकल और फॉरेन कंट्रीज़ में जो भी मिशन हैं, कॉन्सुलेट्स हैं, उनके साथ बाकायदा एक सिलसिला इस्तवार किया गया इस इनिशिएटिव से। आज भी पाकिस्तान में अगर हम एक्सपोर्ट्स का और इंपोर्ट्स का तवाज़ुन देखें तो उसमें सबसे मेजर रोल जो है वो चेंबर ऑफ कॉमर्स का है। अच्छा। और इसकी वजह से ये है कि आपके जो एक्सपोर्ट्स हैं उसमें सिग्निफिकेंटली इम्प्रूवमेंट आ रही है इस वक्त सोसाइटी। वैसे एक कॉमन परसेप्शन आता है कि जो चैम्बर्स हैं ना, वो जो उनके मेंबर्स होते हैं वो सिर्फ उनके लिए काम करते हैं, और वो मेंबर्स जो हैं शायद थोड़ा सा गवर्नमेंट पे भी प्रेशराइज कर रहे होते हैं फॉर डिफरेंट बेनिफिट्स। तो ये तासुर किस हद तक दुरुस्त है? देखें, मेंबर्स के लिए ये ज़रूरी है कि वो अपने कोई प्लेटफॉर्म ऐसा अवेल करें जिसकी बेनिफिट्स वो ले सके। सही। देखें, अगर एक आम बिज़नेस ऑनर या एक मैन्युफैक्चरर या एक तिजारत करने वाला ऐसा जो किसी स्टॉक मार्केट में बैठा है या किसी शॉप में बैठा है, उसका मकसद ये होता है कि वो अपनी बिज़नेस को प्रमोट करे, फैसिलिटेट करे। तो जो हिंड्रेंस हैं वो ये है कि बहुत सारे अलाइड सर्विसेज और अलाइड रिक्वायरमेंट्स जो गवर्नमेंट की तरफ से उनके ऊपर मुख्तलिफ़ किस्म के जो हैं इम्पोज़ की जाती हैं, टैक्सेस इम्पोज़ किए जाते हैं, और ऐसी ऐसी पॉलिसीज़ इम्पोज़ की जाती हैं कि उनकी ग्रोथ में वो चीज़ें रुकावट पैदा करती हैं। तो डेफ़िनेटली चेंबर अपने स्टेक होल्डर्स का ख्याल रखता है। अच्छा। तो वो बड़ी ज़रूरी है इस हवाला से। लेकिन इसमें कोई ऐसा नेगेटिव सेंस में कभी कोई चीज़ ऐसी सामने नहीं आई कि चेंबर के किसी भी मेंबर की वजह से या सिस्टम की वजह से किसी चीज़ को नेगेटिवली इम्पोज किया गया हो। तो जो चेंबर अपना रोल प्ले कर रही है वो बिजनेस की ग्रोथ का आपने जिस तरह बताया, अब वो मेंबर्स की बिजनेस की ग्रोथ है या ओवरऑल इकोनॉमी में बेनिफिट के लिए उसका किरदार है? फॉर एग्जांपल अगर हम रियलिस्टिकली देखें तो आपको शायद 2-3 कंपनीज नज़र आती हैं जो कि इंटरनेशनल लेवल तक जा सकें। ठीक है, अगर आप एक लाइजॉन के साथ चल रहे हैं, गवर्नमेंट से भी डेफिनेटली आप पॉलिसी मेकिंग ऐसी करवाना चाहते हैं कि ग्रोथ हो, तो हम देखते हैं कि सिस्टम्स हैं, एमटीबीसी है, ये इस तरह की 2-3 कंपनीज जो कि शायद इंटरनेशनल लेवल पे गई, यूएस में गई, आईपीओ भी हुआ, लेकिन उसके अलावा हमें कोई इतनी ज़्यादा सक्सेस स्टोरीज पाकिस्तान से नज़र नहीं आती। तो उसकी क्या वजूहत हैं? देखिए, इसकी जो एक तो होता है कि कंपनी का इटसेल्फ किसी जगह में या किसी मार्केट में रीच करना। बाज़ औक़ात ऐसा होता है कि अगर बिलफर्ज मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि मेरा कुछ पाकिस्तान में कोई भी मेरी वर्किंग रिलेशनशिप है, कोई भी बिज़नेस है ना, आई हैव गॉट अपॉर्चुनिटी कि मैं वाशिंगटन में किसी चीज़ को या प्रोडक्ट्स को प्लेस कर सकता हूँ। ठीक है। एंड आई हैव अ रिलेशन देयर। तो मैं उस रिलेशन को किसी भी तरीके से यूटिलाइज़ करके अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज को वहाँ लॉन्च कर सकता हूँ। लेकिन उसमें जो इम्पोर्टेंट पार्ट है वो ये है कि वो 1 या 2% या समहाउ कुछ कम तादाद में लोग मौजूद होंगे जो ये कर सकते हैं। क्योंकि हर किसी का एक्सेस करना उस मार्केट को ग्लोबल रीच में तो आसान नहीं है। तो ये एक परसेप्शन के कोई डायरेक्टली ग्लोबल मार्केट में जा सकता है, ये 20 साल पहले तो मुमकिन नहीं थी। ठीक है। अब कुछ देख सकते हैं कि ई कॉमर्स का ट्रेंड बढ़ने की वजह से ग्लोबल मार्केट में लोगों को अपॉर्चुनिटीज़ मिलना शुरू हो गई हैं। वो कुछ प्लेटफॉर्म्स की वजह से हो सकती है, और वो कुछ ऐसे प्लेटफॉर्म जैसे इलेक्ट्रॉनिकली हम लोग अलीबाबा को देखते हैं, और इस तरह बहुत सारे जो हैं B2B में और B2C में हम लोग अमेज़ॉन और इस तरह के प्रोडक्ट्स को देखते हैं। लेकिन अंडरस्टैंडिंग यही है कि चैनल जो आपका एक्चुअल बनता है वो ये है कि आपका फेस आपकी कॉन्सुलेट है, आपके मिशन हैं जो दूसरे कंट्रीज़ में बैठे हैं। अगर हम अपनी प्रोडक्ट सर्विसेज को उनके थ्रू पिच करेंगे तो जो ट्रस्ट उन मिशंस की वजह से वहाँ पे लोगों का पाकिस्तानी कम्युनिटी या इसके बिजनेस ऑनर या इसके सर्विसेज प्रोवाइडर्स के ऊपर डेवलप होगा, वो इन द लॉन्ग रन कंट्री के मफाद में है। बिल्कुल ऐसी है। ये बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है, हमें करना चाहिए। अपॉर्चुनिटीज़ डायरेक्ट भी अवेल कर सकते हैं, लेकिन बीइंग अ चैम्बर मेंबर, बीइंग एग्जीक्यूटिव मेंबर, आई डू रिकमेंड कि जो भी बिजनेस ऑनर हैं वो चैनलाइज हों थ्रू चेंबर ऑफ कॉमर्स। उसके अल्टीमेट बेनिफिट उस हर फर्द को मिलेंगे जो उस कारोबार से किसी भी लिहाज से लिंक होना चाहता है। ग्रेट, यू टॉक्ड अबाउट इट कि बिजनेसेस
लिंक्ड हों। अब ज़ाहिर बात है रावलपिंडी में रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स है, इस्लामाबाद में है, कराची में, तो हमारा ये जो शो है पूरे पाकिस्तान में सुना जा रहा है। तो अगर बिजनेसेस ने कनेक्ट होना है तो कैसे हो सकता है कनेक्ट चैम्बर के साथ? सेकेंडली कुछ बेनिफिट्स बताएं। जी। इसमें ये होता है कि मैं थोड़ा आइडिया आपको देता हूँ कि सबसे पहले तो हमें ये अंडरस्टैंड करना है कि चेंबर्स का नेटवर्क है क्या। चेंबर ऑफ कॉमर्स की जितनी भी एसोसिएशन है वो जाकर के FPCCI के साथ लिंक है, जो फेडरल पाकिस्तान में इदारा है, अच्छा। फेडरल चेंबर का, और वो इंटरनेशनल चेंबर के साथ ये लिंक है। ऑटोनमस अदारा है या गवर्नमेंट? ये अंडर गवर्नमेंट अम्ब्रेला ही काम कर रहा अच्छा। है। तो इसमें फिर ये है कि वो इंटरनेशनल बॉडी के साथ लिंक है। उससे ये होता है कि सब इंटीग्रेट हो रहे हैं, और जब इंटीग्रेट हो रहे हैं तो उनकी सर्विसेज भी एक दूसरे को अपॉर्चुनिटी दे रही हैं काम करने के लिए। तो इसमें जो प्राइमरीली जो चीज़ देखी जाती है कि जो हमारे लोग चेंबर के थ्रू चैनलाइज हो रहे हैं उनको बेनिफिट ज़्यादा हैं एज़ कम्पेयर टू डायरेक्टली रीच में। फिर दूसरी इम्पॉर्टेंट चीज़ इसमें जो समझ आती है कि चेंबर ऑफ कॉमर्स के साथ जितने भी पाकिस्तान के इदारे हैं उनका डायरेक्टली और इनडायरेक्टली लिंक है। जैसे कि मैंने जिक्र किया मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, बहुत सारी ऐसी मिनिस्ट्रीज़ जिनके डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्टेक जो हैं वो मुख्तलिफ प्रोसेसेस के साथ लिंक हैं। अगर एजुकेशन है तो एजुकेशन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंडर काम कर रही है। तो उसके जितनी भी रिक्वायरमेंट्स हैं उसको फैसिलिटेट करने और उसको इंडस्ट्री के साथ या हमारे जो लोग इवन कॉटेज इंडस्ट्री में लोग बैठे हैं सब तक पहुंचा रहे हैं वो लोग। अच्छा। तो उसका बेनिफिट होता है अल्टीमेटली। सही। अब आते हैं जो हमारा मेन थीम की तरफ टॉपिक है। इंडस्ट्री ऐसा क्यों फील करती है कि जो हमारा नौजवान पढ़ लिख के आ रहा है वो उनके बिजनेस के लिए एम्प्लॉयबल नहीं है? बिल्कुल, ये एक डिलेमा है कि हमारे पास इस वक्त में करीबन जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो ग्रेजुएट्स इस वक्त में फ़ारिग होते हैं हर 4 साल के बाद डिग्री के बाद, तो उनका जो सबसे बड़ा इस वक्त में इशू आ रहा है वो ये आ रहा है कि जितने भी FIP जमा होते हैं हमें उससे इवैल्यूएशन ले लेनी चाहिए कि वो कितने मटेरियलाइज हो गए हैं या कितने मार्केट में वो प्रोडक्ट के तौर पर चले गए हैं। तो जितने भी गैजेट्स बन रहे हैं, जितने भी प्रोडक्ट्स तैयार हो रही हैं, वो प्रोटोटाइप बनते ज़रूर हैं लेकिन वो पिचेबल नहीं हैं या वो मार्केट में डिलीवरेबल नहीं हैं। अगर हम उनको कहें कि ये डिलीवर कर लेंगे तो उससे वो रिज़ल्ट हासिल नहीं होते। उसकी जो सबसे बड़ी रीज़न है स्किल सेट का फुकदान है। अच्छा। जो एक्सपोजर हमारे लैब के लोगों को चाहिए या जो लैब्स की डेवलपमेंट जिस लेवल पर होनी चाहिए वो उसका फुकदान होने की वजह से बच्चा उस लेवल को पहुंच नहीं पाता। इंडस्ट्री प्रोसेस कर रही है, लेट्स से मैं एग्जांपल देता हूँ, मिल्क प्रोसेसिंग इंडस्ट्री है, उसमें लेकर के आपके जो प्रोडक्ट है मिल्क कलेक्शन वो आप मुज़ाफ़ात से लाते हैं, बहुत सारे इलाकों से कलेक्शन करके लाते हैं। जब आप उसको प्रोसेस में लेकर आते हैं तो उसके लिए वेपरेशन प्रोसेस और बहुत सारे प्रोसेसेस हैं जो जिनको आप मैनेज कर रहे होते हैं। अब यूनिवर्सिटी में वो वेपरेशन प्रोसेस के लिए कोई सिस्टम नहीं मौजूद। पढ़ाया ज़रूर जाता है। इसी तरह डिजिटलाइज करने के लिए प्रोग्रामेबल कोई कंट्रोलर्स भी पढ़ाए जाते हैं, लेकिन जिस स्केल पर इंडस्ट्री में वो इस्तेमाल हो रहे हैं उस स्केल पर जो है उसको नहीं पढ़ाया जाता या प्रैक्टिकल नहीं करवाया जाता। तो बच्चा जब तैयार होकर के इंडस्ट्री के पास पहुंचता है तो इंडस्ट्री कहती है इसमें तो फ़लाँ चीज़ों की रिक्वायरमेंट है इस जॉब नेचर में, तो ये बच्चे के पास वो एक्सपीरियंस नहीं है, उसके स्किल सेट नहीं है। तो वो राइट फ्रॉम उसका जो प्रोसेस जहाँ से वो इनटेक लेते हैं वहाँ से लेकर के 1 साल तक वो इंटर्नशिप पे ले जाते हैं बच्चों को। उसका फिर नुकसान ये होता है कि जिस बच्चे ने 4 साल लगाए और उससे पहले उसने 16 साल अपनी एजुकेशन पे लगाए, वो जो है फेड अप हो जाता है कि मैंने इतनी मेहनत की, इतने अच्छे ग्रेड्स हैं, इतने अच्छे एग्रीगेट बना है और मुझे मार्केट से जो है वो रिस्पांस नहीं आ रहा, मेरा पेट्रोल का खर्चा ही नहीं पूरा हो हाँ पूरा नहीं हो रहा। तो ये बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है और इस फैक्टर को एड्रेस करने के लिए चेंबर ऑफ कॉमर्स रैंडम वर्कशॉप्स भी कर रहा है। कल भी हमारी वहाँ यूनिवर्सिटी में वर्कशॉप थी और हम ये कंटिन्यूसली हम इस चीज़ पर अपना रोल प्ले कर रहे हैं। मेरी अपनी स्टैंडिंग कमेटी मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह करिकुलम रिव्यू के लिए आ रहे हैं, हम लोग उसमें वैल्यू एडिशन कर रहे हैं ताकि वो इंडस्ट्री के मुताबिक करिकुलम डिज़ाइन हो जाएं। तब वो जब बच्चों को डिलीवर होंगे तो उनको आइडिया होगा कि हमने मार्केट में देना क्या है, वो प्रोडक्ट जो हमने देनी है वो मार्केट को फैसिलिटेट कर भी पाएगी या नहीं।
तो ये इस तरह की चीज़ों पर अभी काम चल रहा है। ये आपने बड़ा इंटरेस्टिंग एस्पेक्ट बताया है, क्योंकि यूजुअली जब हम स्किल्स की बात करते हैं या जो एटलीस्ट सोशल मीडिया में बताई जाती है वो सॉफ्ट स्किल्स का कहा जा रहा होता है, और फिर सॉफ्ट स्किल्स के लिए जारी बात है वो ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू वो चीज़ कवर अप करने की कोशिश की जाती है। अब लेकिन यू आर टॉकिंग अबाउट प्योर टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। दुनिया में कहीं आपका माशाल्लाह काफ़ी एक्सपोजर भी है, मुख्तलिफ जगहों पे आपने काम भी किया, तो दुनिया में इस गैप को न किसी तरह फिल अप किया जा रहा होगा, या कोई ना कोई बेंचमार्क्स हमारे पास होंगे जिसको अडॉप्ट किया जा सकता है पाकिस्तान में। जी, जी। आप को शायद इस वाला से आइडिया होगा कि जो स्किल डेवलपमेंट है और कंटिन्यूस इम्प्रूवमेंट, ये एक हर ऑर्गेनाइजेशन का पार्ट है। और आप ये चीज़ ऑब्ज़र्व कर सकते हैं कि मार्केट में जो लोग जॉब कर रहे होते हैं वो टाइम टू टाइम डिफरेंट एक्सपीरियंसेस जो हैं उनको डिफरेंट स्किल्स को हासिल करने के लिए वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं। लाइक एक प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल है, he has to refer project management professional PMP course through the PMI. अगर कोई कंट्रोल सिस्टम प्रोफेशनल है, ही हैज़ टू गो विद द ISA, वहाँ से सर्टिफिकेशन करता है, अपने स्किल सेट लेता है। तो ऑर्गेनाइजेशंस भी ये चीज़ ऑफ़र कर रही हैं। ये नॉर्मली ये हो रहा है कि अभी जो मैं जिस कल्चर से अवेयर हूँ, मिडल ईस्ट में, ऑयल एंड गैस में, इवन पाकिस्तान में भी बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशन में इन चीज़ों की बहुत ज़्यादा अब ज़रूरत महसूस की जा रही है कि जो जॉब पर आते हैं उनको टाइम टू टाइम लर्निंग वर्कशॉप करवाई जाती हैं। ठीक है। उनको सॉफ्ट स्किल भी दिए जाते हैं और उनको कोर उनके हार्ड स्किल भी, हार्ड से मुराद ये कि जो उनकी पर्टिकुलर किसी फिजिकल एसेट की रिक्वायरमेंट है एसेट मैनेजमेंट के लिए, तो उसके भी कोर्सेज करवाए जाते हैं। क्योंकि देखें, जब आप किसी चीज़ के लाइफ साइकिल को इन्हांस करना चाहते हैं तो डेफिनेटली आपको उसके लाइफ साइकिल को इन्हांस करने के लिए उसके लिए क्रेडिबल सोर्स चाहिए और एसेट मैनेजमेंट का प्रोफेशनल चाहिए। तो वो क्रेडिबिलिटी आती किस वक्त है, जब उसका लर्निंग पोटेंशियल उस लेवल पर पहुंच जाता है। तो वो पहुंचाने के लिए डिफरेंट वर्कशॉप्स होती हैं। मिडल ईस्ट में या यूरोप में कोर्सेज के दरमियान वर्कशॉप जो है इंडस्ट्री के साथ बहुत ज़्यादा अब इस वक्त में इंट्रोड्यूस करवा दी गई हुई हैं। हमारे यहाँ इस चीज़ का थोड़ा फुकदान है। दूसरे जो मैंने सजेशन दी थी आपको कि ट्रेन द ट्रेनर प्रोग्राम के हवाला से, कि इंडस्ट्री स्पेशलिस्ट लोगों को बुलाया जाए, उनसे वो स्पेसिफिक ट्रेनिंग ली जाए जो वो इंडस्ट्री में पर्टिकुलर काम कर रहे हैं। उससे फ़ायदा ये होगा कि वो जो बच्चा जो यूनिवर्सिटी में बैठा हुआ है उसको अवेयरनेस होगी कि इंडस्ट्री में जो कुछ हो रहा है उसको मैंने किस तरीके से हैंडल करना है। तो अहेड ऑफ टाइम उसको वो नॉलेज मिल जाएगा, उसको वो एक्सपीरियंस मिल जाएगा, तो वो मार्केट के लिए जो है वो अच्छी प्रोडक्ट साबित हो सकेगा। इस पे मेरा एक आर्ग्यूमेंट ये है कि एकेडेमिया के साइड पे करिकुलम उनके कंट्रोल में है। वो शायद करिकुलम को जितना तेज़ी से इवॉल्व होना चाहिए, उसको चेंज होना चाहिए, वो शायद होता नहीं है। ठीक है, वो गफलत काइंड ऑफ कुछ यूनिवर्सिटीज़ के पार्ट पे मुझे समझ भी आती है। अब कुछ यूनिवर्सिटीज़ बड़ा अच्छा अपना प्रोग्राम है उनका कि उनकी इंडस्ट्रीज़ के साथ, कंपनीज़ के साथ, कॉर्पोरेट के साथ लिंकेज भी है, लाइजॉन भी है कि वो मंगवाते हैं कि जी प्रॉब्लम स्टेटमेंट बता दें या रिसर्च एंड डेवलपमेंट के लिए कोई चीज़ें हैं तो वो बता दें। लेकिन बेशतर यूनिवर्सिटीज़ शायद टेक्निकल स्किल्स की तैयारी के लिए उनके पास शायद इतने फंड्स ही ना हो कि वो करवा सकें। तो इसमें कहीं ना कहीं आर्गूमेंट ये आती है कि ये तो इंडस्ट्री का रोल है कि वो ऐसी चीज़ों को फ़ंड करें, और इसकी दुनिया में काफ़ी एग्जांपल्स भी हैं। काफ़ी कॉरपोरेशंस मुख्तलिफ मुल्कों में यूनिवर्सिटीज़ को फ़ंड भी करती हैं। ठीक है, कि आप ये लैब बनाएं, ये बिल्डिंग बनाएं, ये इक्विपमेंट प्रोवाइड करती हैं, और उस पर उनकी ड्यूरिंग द डिग्री उस पर वो टेस्टिंग भी होती है, प्रोडक्ट कोई बनानी है, उसमें कोई इम्प्रूवमेंट लानी है, वो सब कुछ होता है। पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली हमें ये चीज़ मेरे ख्याल से कम नज़र आती है। तो इसके पीछे क्या वजूहत हो सकती हैं, या आप मार्केट में हैं, चैम्बर को रिप्रेजेंट कर रहे हैं, काफ़ी बिजनेस होते हैं, क्या ऐसा हो रहा है या नहीं हो रहा? इसमें दो एस्पेक्ट्स हैं। एक तो जो आपने पहले बात की है कि कॉरपोरेट्स का सिस्टम में आना, इस धारे में आना, इस सर्कल में आना कि वो आकर के फैसिलिटेट करे यूनिवर्सिटीज़ को। तो उसके लिए तो पहली बात ये है कि जो खुराक के मसाइल हैं या आपकी तालीम के मसाइल हैं या आपकी जो बुनियादी ज़रूरियात हैं, वो हमेशा से आपको मालूम है कि ये कुरानिक साइंसेस का असूल है कि ये सारी चीज़ें जो हैं ये गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी है। जो भी उस वक्त मौजूदा गवर्नमेंट होती है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी है।
जो रिसर्च सेंटर जिस तरह से मैं समझता हूँ, जो मैंने देखा है, रिसर्च सेंटर बन रहे हैं, कॉर्पोरेट्स बना रही हैं, वो अपॉर्चुनिटी देती हैं, आप आएँ रिसर्च सेंटर में काम करें, रिसर्चर आते हैं, काम करते हैं, डेवलपमेंट करते हैं, ये दूसरा एस्पेक्ट है। लैब्स में काम करवा लेना, ये बेसिकली जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है, इसमें गवर्नमेंट का रोल होना चाहिए। सही। जब लैब्स के लिए फंड्स भी आ रहे हैं और फॉरेन इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं, आई कुड अंडरस्टैंड दैट वी हैव अ लॉट ऑफ इन्वेस्टमेंट्स फ्रॉम द आउटसाइड कंट्री, अच्छा। पीपल दे आर फैसिलिटेटिंग थ्रू यूकेड, यूएसएड, और हमें बहुत सारी वर्कशॉप्स भी देते हैं, बना करके देते हैं, फंड्स मिलते हैं। तो उसमें ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है कि वो इस चीज़ को मुकम्मल एंटरटेन करे। कॉर्पोरेट्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी जो है वो बिल्कुल है। वो कॉर्पोरेट की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे एक्सपीरियंस में मुझे समझ आती है, वो रिसर्च सेंटर में हेल्प कर सकती है, रिसर्च सेंटर बनाने चाहिए। इससे ये एक कॉम्बो बनेगा, ये कॉम्बिनेशन जो है ये दोनों नीड्स को पूरा कर सकेगा। यूनिवर्सिटीज़ के लिए फंड्स किए जा सकते हैं थ्रू कॉर्पोरेट्स, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि देखें, एक इंडस्ट्री ऑनर है, वो एक इन्वेस्टमेंट लेकर आ रहा है कंट्री में, और वो एक अपॉर्चुनिटी दे रहा है कि लोग आएँ, काम करें, अपने लिए भी रिस्क कमाएं, अपनी फैमिली के लिए भी कमाएं। तो जब वो सारी चीज़ें दे रहा है, उसको ड्रैग किया जा सकता है, उसको फैसिलिटेशन के लिए उसको कहा जा सकता है कि आप इस मामले में करें, और लोग करते हैं। लेकिन पर्टिकुलरली मेरी अंडरस्टैंडिंग है, ये हुकूमत वक्त की ज़िम्मेदारी है इसको एड्रेस करने के लिए, उनको रोल प्ले करना चाहिए। सही। मतलब कि जो मुझे इससे समझ आई कि शायद स्टेट की तरफ से कोई ख़ास इंकरेजमेंट नहीं है कि इंडस्ट्री R&D पे स्पेंड करे, या उसको उसको इस चीज़ को आगे लेके चले, उसको भी कुछ ना कुछ बेनिफिट मिले। ठीक है, बिजनेसेस अल्टीमेटली प्रॉफिट के लिए काम कर रहे होते हैं, तो अगर उनका प्रॉफिट किसी वजह से हिट हो रहा है तो शायद पाकिस्तान में भी इन्वायरमेंट ये है कि वो उस तरफ आ नहीं पा रहे, इंसेंटिवाइज नहीं किया गया इस वजह से शायद। देखिए, इसमें वो पहली बात भी दरमियान में मैं लिंक करूँगा। एक तो यूनिवर्सिटीज़ के पास जो करिकुलम है, वो इशू हमने डिस्कस किया था, उस पर बात ये हो रही थी कि चंद्रयान चला गया, हमारे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। हमारे पास हमारी इंडस्ट्री भी मौजूद है स्पेस टेक्नोलॉजी की, हमारे पास करिकुलम भी मौजूद है, लेकिन जो मौजूद है क्या वो उस रिक्वायरमेंट को मीट कर रहा है जो इस वक्त 21st सेंचुरी की रिक्वायरमेंट है, जहाँ ग्लोबल विलेज से हम निकल के और डिजिटल एरा में जा रहे हैं, मेटावर्स में जा रहे हैं? क्या हमारे पास वो फैसिलिटेशन है? क्या हमारे बच्चों को वो पढ़ाया जा रहा है? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या उसके लिए ऐसी प्रैक्टिकल वर्कशॉप्स करवाई जा रही हैं? ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये तो करिकुलम का पार्ट है, जो चीज़ें ऑब्सोलीट है उनको रिप्लेस कर देना चाहिए, सपरसेट करना चाहिए। दूसरी बात है वो जो कि गवर्नमेंट के पास फंड्स का होना, उसमें जो सबसे इम्पॉर्टेंट फैक्टर मुझे समझ आता है वो ये आता है कि देखें, इकोनॉमिक क्राइसिस कहाँ नहीं होते, लेकिन हमें अपनी डायरेक्शन तय करनी है। ग्लोबल इस वक्त में प्रॉब्लम है, इकोनॉमिक क्राइसिस के हवाले से ग्लोबली प्रॉब्लम है। जिनके पास रिसोर्सेज हैं, नेचुरल रिसोर्सेज हैं, वो बड़े अच्छे से सर्वाइव कर रहे हैं। पाकिस्तान में भी बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, अनटैप्ड हैं, कुछ डिस्कवर हुए और वो नहीं चल पाए, उनके बहुत सारे इश्यूज हैं। वो उसकी वजह इनकन्सिस्टेंट इन्वायरमेंट है। हमारे पास लोग आना नहीं चाह रहे क्योंकि यहाँ पर इकोसिस्टम नहीं है, लोगों को अपॉर्चुनिटी नहीं दी जा रही है कि आएँ, बैठ कर के हम फैसिलिटेट करते हैं, आप इन्वेस्ट करें। जो कोई एक आ जाता है, कुछ समहाउ कह लें कि हुब्बुल वतनी के जज्बे से कोई पाकिस्तानी आ जाता है ओवरसीज़ से, वो भी बैकआउट कर जाता है सर्टन टाइम के अंदर, उसकी वजह कि इन्वायरमेंट नहीं है। तो ये जो इन्वायरमेंट है, फैसिलिटेटिंग इन्वायरमेंट, ये हुकूमत वक्त की जिम्मेदारी है। इसमें मैं चाहूँगा और बाबा इख्तियार इसमें रोल प्ले करें, क्योंकि देखें, बाहर से आने वाला कोई भी फ़र्द है, चाहे वो फॉरेन इन्वेस्टर ही क्यों ना हो, उसने आकर के अपना रोल तभी प्ले करना है जब उसको बिज़नेस फ्रेंडली इन्वायरमेंट मिलेगा। और अगर ईज़ ऑफ डूइंग बिज़नेस नहीं है तो अल्टीमेटली वो डिसअपॉइंट हो जाएगा और वापस चला जाएगा। सही। और पास्ट में बड़ी अच्छी अच्छी स्टोरीज देख सकते हैं हम। लोग आए हैं, लोगों ने काम किया। आज अगर हम दुनिया में, पूरी दुनिया में जीन्स को भेज रहे हैं क्रिसेंट बाहुमान से, सो सम टाइम यानी यू कुड से लास्ट 20 years ago इट वाज क्रिसेंट ग्रीनवुड। अच्छा। तो ग्रीनवुड ने शेयर्स डाले, आकर के सिस्टम इस्टेब्लिश किया, अच्छी ऑर्गेनाइजेशन तैयार की, लेकिन यहाँ पे लोगों ने उसके साथ जो मामला चल रहे हैं, आप देखें कि इन्होंने इस्टेब्लिश कर लिया है, सिस्टम बन गए हुए हैं, तो लोग फ़ायदा उठा रहे हैं, एक्सपोर्ट्स बढ़ रही हैं हमारी उन चीज़ों से। इसी तरह एक सेटअप आया ऑर्थोक्लेयर के नाम से, ये जो चीथ लाइनर्स से,
उन लोगों ने भी काम किया। बहुत सारी कंपनीज़ हैं जिन्होंने आकर के काम किया, इन्वेस्टमेंट्स की, लेकिन ये है कि गवर्नमेंट लेवल पर उनकी पजीराई जो है उस तरह नहीं हुई जिस तरह से होनी चाहिए। तो फैसिलिटेटिंग इन्वायरमेंट का होना बहुत ज़रूरी है इसका। सो दिस इज़ वेयर माई पॉइंट इज़ कि शायद आप लोगों की जितनी इसमें कंट्रीब्यूशन हो सकती है चैम्बर्स की पूरे पाकिस्तान में, वो देखें करिकुलम के हमने अभी वैसे ज़्यादा डिस्कशन यूनिवर्सिटी फोकस रखी, लेकिन डेफिनेटली जो पूरा नेशनल करिकुलम है उसमें आपने बताया भी, तो उसमें एक रोल प्ले किया जा सकता है बिल्कुल चैम्बर्स की तरफ से। दूसरा जिस तरह फैसिलिटेशन की है कि जो फ़ॉरेन कंपनीज आ रही हैं या फॉरेनर्स आ रहे हैं या हमारे ही पाकिस्तानी भाई जो कुछ बाहर से पैसे कमा के वापस ला के इन्वेस्ट करना चाह रहे हैं, तो उनको फैसिलिटेट कैसे किया जाए। तो वो डेफिनेटली जो रोल बिजनेस कम्युनिटी, बिजनेस चैम्बर्स या कॉमर्स के प्ले कर सकते हैं, उसमें आपको कहीं इम्प्रूवमेंट का रूम नज़र आ रहा है? देखें, जो गैप है डेफिनेटली सब जगह कहीं ना कहीं कोई चीज़ ऐसी होती है जिसको एड्रेस करने से इम्प्रूवमेंट आ सकती है। गैप है, लेकिन मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि अभी जैसे मैंने बताया कि वी इस्टेब्लिश दिस रावलपिंडी चैम्बर इन 1952। 1952 से लेकर अब तक हमारे पास कोई 12 से 14 हज़ार मेंबर्स हैं। अच्छा। एंड दे आर एक्टिव मेंबर्स विद अस। और तकरीबन कोई मोर देन 300 स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। 300 जी स्टैंडिंग हाँ। कमेटीज। अब वो अच्छा। जो स्टैंडिंग कमेटीज़ हैं बेसिकली वो क्या रोल प्ले कर रही हैं कि वो, अगर मैं कहता हूँ कि मेरी स्टैंडिंग कमेटी स्किल डेवलपमेंट डिजिटल रिफॉर्म्स, सो आई एम टेकिंग केयर फॉर द स्किल्स एंड आई एम वर्किंग ऑन द डिजिटल रिफॉर्म्स। करिकुलम ले रहे हैं, डिजिटलाइज कर रहे हैं। आईओटी अगर नहीं है पहले करिकुलम में, उसको इंट्रोड्यूस करवा रहे हैं। अच्छा। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन 4 के जो एलिमेंट्स हैं, जो ब्लॉकचेन के एलिमेंट हैं, अगर वो कॉलेज में नहीं पढ़ाया जा रहे, यूनिवर्सिटीज़ में नहीं पढ़ाया जा रहा, ग्रेट। उनको ऐड करने के लिए हम एफर्ट कर रहे हैं। वो चीज़ें अल्हम्दुलिल्लाह वो हो रही हैं। चीज़ों पर काम हो रहा है, ग्रेजुअली मूव होगा, लेकिन उसमें वही जो मेरी अंडरस्टैंडिंग है कि हमें बहैसियत कौम मिल के काम करना है। जहाँ जहाँ हम अपना रोल प्ले कर सकते हैं हमें खुद खड़े होना है और उसके लिए मेहनत करनी है, तो इंशाल्लाह ये चीज़ें बिल्कुल हो सकेंगी, कोई इशू नहीं है। मैं नहीं वो बड़ी पॉजिटिव डेवलपमेंट्स आपने बताई हैं, बड़े क्या खून जो होता है ना, खून गर्म होता है, इसमें जोश मारता है कि अच्छी बातें सुन के। इसी एस्पेक्ट में फ्यूचर, व्हाट लाइज इन द फ्यूचर, आरसीसीआई अगले साल में क्या करने जा रहा है, 2 सालों में क्या करना चाह रहा है, या बिजनेस कम्युनिटी को टफ इकोनॉमिक कंडीशन आपने बताया कि हैं, और ठीक है वो रहेंगे शायद, ठीक है शायद 2-3 साल प्रोजेक्टेड है, लेकिन इसमें पॉजिटिव जो काम हो रहे हैं और वो फ्यूचर में क्या बेहतरी की गुंजाइश है और हो रही है, और जो 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 इनिशिएटिव्स हैं उस पर थोड़ी रोशनी डालें। देखिए, मैं सबसे पहले तो मैं वो अगर इनिशिएटिव्स की बात करूँ तो आई रियली थैंकफुल टू हमारे ग्रुप लीडर हैं सुहेल अल्ताफ़ साहब। सही। एक ऐसा पर्सन, एक ऐसी खूबियों वाला आदमी जिसने चेंबर के निज़ाम को बदलने में बहुत इम्पोर्टेंट रोल प्ले किया। बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं, रिश्वत से इनकार, बाइज्जत कारोबार। उसके अलावा उन्होंने ये अब जो मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स हैं, गवर्नमेंट के डिपार्टमेंट हैं, उसमें चेंबर्स के लोगों को इंटरेक्ट करवाने के लिए उनको बाकायदा इंट्रोड्यूस करवाया। रावलपिंडी वेस्ट मैनेजमेंट जो है उसको, जो उसकी जो चेयरमैनशिप है वो हमारे चेंबर के प्रेसिडेंट के पास है। अच्छा। अब वो वेस्ट मैनेजमेंट के जितने मेजर इनिशिएटिव्स हैं वो हैंडल कर रहे हैं, रिसाइकलिंग भी सारी, रिसाइकलिंग वगैरह के लिए। फिर जो इंडस्ट्रीज़ शहर में मौजूद हैं जिनकी सॉक्स नॉक्स की वजह से, इमिशन की वजह से, फिल्म की वजह से जो प्रॉब्लम्स आ रहे हैं सोसाइटी में, उसको मैनेज करने के लिए इंडस्ट्रियल स्टेट के लिए बाकायदा रिंग रोड अप्रूव करवाया, रिंग रोड प्रोजेक्ट। उस पे काम हो रहा है, 4000 कनाल का प्रोजेक्ट आ रहा है उस पे हमारा। काम हो रहा है, ये ब्रेकिंग न्यूज़ देंगे आप? हाँ, अगर रिंग उस रोड पे में काम हो रहा है, रिंग रोड पे 4000 कनाल के लिए हमने रिक्वेस्ट की और वो अंडर अप्रूवल है प्रोसेस हमारा इसका, इंडस्ट्रियल स्टेट का। फिर उसके साथ आप ये देखें कि रवात इंडस्ट्रियल स्टेट में बहुत ज़्यादा काम हुआ है, डेवलपमेंट हुई। अभी भी कंप्लाइंस के ऊपर बहुत काम हो रहा है मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के साथ मिलकर। जो गवर्नमेंट ऑफ पंजाब ने अभी एक इनिशिएटिव लिया वन विंडो ऑपरेशन का, उस पर काम हो रहा है। तो ऐसे मेजर इनिशिएटिव्स लिए जा रहे हैं चेंबर की तरफ से। और अपार्ट फ्रॉम दैट जो सबसे अच्छी जो चीज़ मुझे लगती है वो जो कंटिन्यूटी ऑफ बिज़नेस है, उसमें जैसे ही हमारी जो ट्रांजिशन टाइम होता है, साल बाद हमारे जो हैं प्रेसिडेंट चेंज होते हैं, या जो टर्नओवर है हमारा, इस मरतबा थोड़ी चेंज आई है, वो भी जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है उसकी वजह से। तो जहाँ से वो कलम छोड़ते हैं जो हमारे प्रेसिडेंट हैं, पास्ट प्रेसिडेंट,
वहीं से नया प्रेसिडेंट कलम उठाता है। अच्छा। आप ये देखें, कंटिन्यूटी ऑफ बिजनेस एक ऐसा सब्जेक्ट है, हम्म, अगर कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसीज़ हम्म, आपकी रिटेन करे, आपकी सर्वाइव करने हम्म, के लिए वो सबसे अच्छी चीज़ है। हम्म, हमारे पास इस वक्त में इस चीज़ का बहुत फुकदान है। एक हम्म, गवर्नमेंट जाती है, नई गवर्नमेंट आती है, वो अपने पॉलिसीज़ शुरू कर देती है, अपने सिलसिले शुरू करते हैं। तो इसमें एक बहुत बड़ा इनिशिएटिव था सोहेल साहब का। आई एम हम्म, रियली इंस्पायर्ड बाय दैट पर्सनैलिटी, हम्म, कि उन्होंने मिसाक जमहूरियत भी जो है उसके ऊपर जो है उन्होंने बाकायदा एक डॉक्यूमेंट दिया और वो साइन किया हम्म, मुख्तलिफ पार्टीज़ ने। हम्म। तो ये बड़े अच्छा हुआ। मिसाके मईशत है अब आपका। ये अभी हमारे हाँ, चेंबर ने हाँ। इंट्रोड्यूस करवाया, तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है। हम्म, ये जब लास्ट टाइम पीटीआई की ठीक है। गवर्नमेंट डिसॉल्व हो रही हम्म। थी, तो इस तरह के बहुत सारे इनिशिएटिव्स हैं एंड वो बड़े अच्छे से मैनेज हो रहे हैं। तो इट मीन्स कि अगर कंटिन्यूटी रहती है तो हम एटलीस्ट पिंडी इस्लामाबाद की हद तक आप कह सकते हैं कि अब बदलता देख रहे हैं। बिल्कुल, निज़ाम तो खैर इस इख्तियार में नहीं है कि चेंबर्स जो है पूरे निज़ाम को बदल सकें। हाँ। वो तो पॉलिसी मेकिंग प्रोसेस है और उसके लिए बहुत सारी चीज़ें हमें उन हम्म, पे अपना रोल प्ले करने की ज़रूरत है। हम्म, लेकिन चेंबर की हद तक मैं समझता हूँ कुछ चीज़ें जो हैं उसमें तब्दीली आएगी और वो डेफ़िनेटली सोसाइटी के लिए बहुत बेहतर होगी। जहाँ पॉजिटिविटी की हम बात कर रहे हैं तो साइब्रेट ने 4 मुख्तलिफ यूनिवर्सिटीज़ में रिसर्च एंड लाइजॉन करके रिसर्च एंड डेवलपमेंट सेंटर्स बनाए हुए हैं, हुंजा, हज़ारा, मुल्तान, सखर। और जहाँ पे जिस वही जो टेक की नई रिक्वायरमेंट्स आती हैं, नए बिजनेस प्रॉब्लम्स आते हैं, तो उस पर एकेडेमिया के साथ लाइजॉन करके हम उसमें स्किल डेवलपमेंट स्टूडेंट्स की भी होती है और डेफिनेटली एक ओवरऑल बिजनेस कम्युनिटी को भी फ़ायदा होता है। वहीं पे हमने जो भी सारी बात की, उसमें अगर हम ये चीज़ हाइपोथेटिकली देखें कि फॉर एग्जांपल पॉलिटिकल स्टेबिलिटी कोई आज 4-5 सालों की मसला तो नहीं है, काफ़ी अरसे से चलता आ रहा है, आगे भी शायद हो। तो ऐसे में सिविल सोसाइटी जो है जिसमें डेफिनेटली चैम्बर्स जो हैं, चैम्बर कॉमर्स ऑफ रावलपिंडी का हो, इस्लामाबाद का हो, कराची का हो, या दीगर शोबे ज़िंदगी से ताल्लुक़ रखने वाले लोग, उनका किरदार कहीं ना कहीं तो रहेगा, उन्होंने कुछ ना कुछ तो करना है। वो ऐसी क्या चीज़ें कर सकते हैं कि जिससे इकॉनमी भी आगे बढ़े, और दूसरा अगर नौजवान को वो स्किल सेट नहीं मिल रहा तो वो उसको स्किल सेट भी मिले, और वो स्किल सेट के साथ शायद उसके अंदर जो आपने हुबुल वतनी की बात की या मुल्क के लिए कुछ करना होगा, जब ज़ाहिर बात है कुछ यहाँ पे वो सर्वाइव कर पाएगा तो वो करेगा, तो दोनों चीज़ें लिंक होती हैं। तो ये एक जो मुश्किल अमल है, ये आपके नज़र में या आपकी चैम्बर की नज़र में ये कैसे तय किया जा सकता बिल्कुल ठीक। इस हवाले से जो मैं 2 एस्पेक्ट्स की बात करूँगा। एक तो अभी बात अंडरस्टैंडिंग में ये आती है कि ह्यूमन कैपिटल जो है? हमारे लोग हैं उनको यूटिलाइज़ करने के हवाले से हमारे क्या वे ऑफ डायरेक्शन होनी चाहिए, किस तरीके से हम उनको करें कि वो एक कंट्रीब्यूटिंग पार्ट हो हमारे सिस्टम का, हमारे इस मुल्क के लिए या इस निज़ाम के लिए। देखें, हमारी आबादी जो है वो 23 से 24 करोड़ है इस वक्त। ठीक ठीक है। है। अगर हमारे पास से जो पढ़ा लिखा नौजवान है वो बाहर जाता है और वो इसलिए जाता है कि कुछ मिल जाए अपॉर्चुनिटी, तो मैं अपनी सर्वाइवल के लिए कोई बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ क्रिएट करूँ, अपनी फैमिली के लिए करूँ। अगर तो वो किसी पर्टिकुलर एरिया में ही जा रहा है जिसमें उसने अपने आप को तैयार किया और वो कंट्री के लिए रेमिटेंसेस की सूरत में कुछ कंट्रीब्यूट कर सकता है, दैट वुड बी फाइन। किसी हद तक आप कह सकते हैं कि वो सोसाइटी के लिए एक अच्छा कंट्रीब्यूटिंग पार्ट है। लेकिन अगर वो जा रहा है और इस सोच से कि बस आज के बाद मैंने इस मुल्क में वापस नहीं आना, जैसे लोगों की सोच होती है कि मैं इतना कुछ करने के बावजूद जो है मुझे इस मुल्क से कुछ नहीं मिला, तो मैंने यहाँ रह के क्या करना है, तो ये ब्रेन ड्रेन है। और इसका नुकसान हम सदियों जो है ना संभाल नहीं पाएंगे। सही। हमारा हर वो काबिल फ़र्द जो इस सोसाइटी का हिस्सा बन सकता था, इसकी पॉजिटिविटी में किरदार अदा कर सकता था, अगर वो चला जाता है तो इस सोसाइटी में रोल प्ले करने वाले लोगों की कमी हो जाएगी। सही। और जब वो कमी होगी तो उसको एड्रेस करने के लिए हमारे पास जो लोग बचेंगे, उन लोगों के अंदर से फिर हमें वो लोग तलाश करने मुश्किल हो जाएंगे। एक होता है किसी का रोल प्ले करना और एक होता है किसी को रोल प्ले करने का ये कहना कि यार आप अपना किरदार अदा कर लें। तो जो एक्टिवली कुछ करना चाह रहे हैं और आप उनको ज़ाया कर देते हैं थ्रू दिस प्रोसेस, कि ब्रेन ट्रेन हो जाता है, तो वो माशरा कभी तरक्की नहीं कर पाता।
तो मुआशरे की तरक्की में जो किरदार अदा करना चाहिए उस जवान को, उसके लिए उसकी तरबियत, उसकी रहनुमाई, उसकी गाइडेंस की ज़रूरत है। हम्म, तो जो अभी यूनिवर्सिटीज़ में, कॉलेजेस में एक नंबर गेम का सिलसिला चला हुआ है, हम्म, उससे बाहर निकल के हमें उनके जो है उनके थॉट प्रोसेस को देखना है कि वो सोच क्या रहे हम्म, हैं, करना क्या चाहते हैं, हम उनको क्या हम्म, बेनिफिट्स दे सकते हैं जिसकी वजह से वो ग्रूम करें हम्म, और अपना मुआशरे में किरदार अदा करें। ये तो वो पार्ट है कि वो जो हमारा लोग ज़ाया होंगे उनको हम बचाने के लिए अपना कर हम्म, सकते हैं। दूसरा पार्ट ये है कि आपने बात की रिसर्च सेंटर बनाएं, बहुत अच्छी हम्म, बात है, खुशी की बात है कि कुछ पाकिस्तान में वैल्यू एडिशन होती है इस तरह से। हम्म, मैंने ये देखा कि हमारे पास पाकिस्तान में फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट के हवाला से कोई नहीं आना चाह रहा है। हम्म, सैबिक ने रिसर्च सेंटर बनाए इंडिया में, और उसके अलावा अरामको ने रिसर्च सेंटर बनाए इंडिया अच्छा, में, हम्म, और बहुत सारी कंपनीज ने रिसर्च सेंटर बनाए इंडिया हम्म, में, पाकिस्तान में नहीं बने। हम्म, तो उसकी बहुत बड़ी रीज़न वही कंटिन्यूटी ऑफ पॉलिसी, हम्म, लोगों के साथ आपका रिलेशन, हम्म, फॉरेन इन्वेस्टर्स को लाना या हम्म, उनके साथ आपका लाइजन होना, ये डिपेंड करता है कि आप हम्म, किस तरह से उनके साथ जो है रिलेशन डेवलप कर रहे हैं, सही, तजारती मामलात में, हम्म, इक़्तिसादी मामलात में, बिजनेसेस की प्रमोशन के हवाला से। तो ये एक एलिमेंट है जिसको मैं समझता हूँ कि इसमें बड़ा रोल प्ले किया जा सकता है। बहुत सारे रिसर्च सेंटर जो बाहर काम कर रहे हैं उनको लाया जा सकता हम्म, है। तीसरी चीज़ जो चेंबर्स या वो इदारे जो सिविल सोसाइटी का पार्ट हैं, हम्म, उनका इस धारे में आना कि वो सोसाइटी में अपना किरदार अदा करें, वो अमूमी सतह पे तो हम बात को कन्वे कर सकते हम्म, हैं। लेकिन अगर हम कहें कि एक या दो इदारे या चार इदारे मिल के फ़लाँ चीज़ पे काम करें या किसी एक हम्म, प्रोजेक्ट पे काम करें, उनको इस चीज़ पर इकट्ठा करना हमारे लिए मुमकिन नहीं है अभी, फ़ौरी हम्म, तौर पर मुमकिन नहीं है। हम उनको गाइड कर सकते हैं, हम उनको बता सकते हैं कि आप आ जाओ, कि ये काम हम मिल के कर लेते हैं। लेकिन चूँकि सोसाइटी में एक इंतशार की कैफ़ियत है, हम्म, इनकंसिस्टेंसी की वजह से इंतशार की कैफ़ियत है, तो लोग बैठना नहीं चाहते। वो कहते हैं पता नहीं किस मकसद के लिए हम्म, इस सिस्टम पे हमें बिठाया जा हम्म, रहा है, और उसका अल्टीमेट इम्पैक्ट क्या होता है कि जो चीज़ें आप गेन करना चाह रहे हैं उस इन्वायरमेंट से, उनको बिठा करके हम्म, वो आप हासिल नहीं कर पाते। हम्म, तो मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि इसमें लीडरशिप बड़ा क्रिटिकल रोल प्ले करती है। हम्म, अगर आपके पास लीडरशिप है, और वो लीडरशिप जैसा कि मैंने ज़िक्र किया, सुहेल अल्ताफ़ साहब हैं हमारे हम्म, लीडर, ग्रुप हम्म, लीडर, वो जितने भी हमारे तिजारती हल्का हैं, बिज़नेसेस हैं, जितने भी सेक्टर्स हैं, उनको वो लेकर चल रहे हैं साथ हम्म, में। अगर इस तरह के लीडर्स हमारी सोसाइटी में मौजूद हों, जो हम्म, मुख्तलिफ़ लोगों को बिठा कर के उनके मसाइल के हल के लिए किरदार अदा करना चाहें, और फिर उसके बाद वो निकलते हैं, बहुत सारे मामलात में जाकर के मिनिस्ट्रीज़ के साथ, हम्म, मुख्तलिफ़ डिपार्टमेंट्स के साथ, फेडरल में, वफाक के अलावा पंजाब में, बहुत हम्म, सारी जगहों पे हम्म, रोल प्ले हम्म, करते हैं। तो ऐसे ग्रुप लीडर्स की ज़रूरत है, ऐसे हमें गाइडर्स की ज़रूरत है जो सोसाइटी में मिल के काम करने की तरवीज से अपना ग्रोथ के लिए किरदार अदा कर सकें। हम्म, तो ये बड़ा इम्पॉर्टेंट फैक्टर है। इसमें बिल्कुल सिविल सोसाइटी के जो बाकी एलिमेंट्स हैं, जैसे कि हम देखते हैं यहाँ पर जब भी हम्म, कोई इशू आता है हम्म, सिविल सोसाइटी का, और वो सोसाइटी का इशू ऐसा होता है कि वो एक अमूमी मसला होता है, लेकिन उसको जो इस तरीके से जो पिच किया जाता है कि वो किसी भी कंट्री के या किसी भी नेशन के मफाद में सिर्फ इस्तेमाल होता है। हम्म, वहाँ पे बहुत सारे ऐसे इशू हैं जिनको मैं हाईलाइट नहीं करना चाहता। हम्म, सिविल सोसाइटीज़ उन चीज़ों को सिर्फ पॉइंट आउट करती है हम्म, जो किसी भी तरीक़ा से किसी ख़ास मकतबा फ़िक्र को या किसी ख़ास स्कूल ऑफ थॉट के लोगों को वो पिंच करती है या उनको लेट डाउन करती है, और वो शायद किसी थर्ड पार्टी के मफाद में होते हैं, हम्म, लेकिन मुल्क के मफाद में नहीं होते। हम्म, तो ये चीज़ें जो हैं उनको बाकायदा तौर पे एड्रेस करने में रोल प्ले करना चाहिए, हम्म। लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हो रहा है। अभी अगर नौजवान चैम्बर्स बिजनेस की तो हमने बात की, कनेक्ट हो सकते हैं, ठीक है, अगर लेकिन नौजवान ही कनेक्ट होना चाहें, स्किल सेट पे आप लोग काम कर रहे हैं, तो उसके लिए भी चैम्बर कोई फैसिलिटेट कर सकती है, या आप एडवाइस कर सकते हैं कि अगर नौजवानों ने अपनी स्किल्स को इम्प्रूव करना है तो वो क्या क्या विद इन द प्रिवेलिंग जो हमारे पास इकोसिस्टम है वो उनको ये स्टेप्स लेने चाहिए। जी बिल्कुल। जैसा कि हम देख रहे हैं कि ई कॉमर्स में एक अच्छा वाइब्रेंट ट्रेंड है, डाटा हम्म, साइंसेज में एक अच्छा ट्रेंड है हम्म, इस वक्त मार्केट में। मोर देन 30-35% जॉब्स जो है वो डाटा से रिलेटेड हैं। सही। तो अपॉर्चुनिटीज़ बहुत हैं,
टेक्नोलॉजी ओरिएंटेड प्रोडक्ट्स आ रही हैं, सर्विसेज आ रही हैं, बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट आ रही है, ऑनलाइन बहुत ज़्यादा काम है इस वक्त हमारे पास। लेकिन फिर वही बात है कि जैसा कि हमने शुरू में बात की कि लोगों का स्किल सेट देने का जो मकसद है अपने सर्टिफिकेट्स बेचना है। हम्म, ये एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर है जिसको अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है। हमें लोगों को स्किल देने हैं, गाइड करना है, उनको समझाना है, बताना है, उनको इस काबिल बनाना है कि वो अपने पाँव पे खड़े और मुल्क के लिए कुछ ज़राए पैदा कर सकें, अपनी सोसाइटी के लिए, अपने लोगों के लिए, अपनी फैमिलीज़ के लिए ज़राए पैदा कर सकें। ना कि सिर्फ वो एक कोर्स करें, सर्टिफिकेट हासिल करें और उसके बाद वो इंतज़ार में बैठे रहें, शायद इस सर्टिफिकेट की बदौलत हमें कोई अपॉर्चुनिटी मिल जाए। सही। ये- थैंक यू सो वेरी मच काशिफ साहब फॉर योर टाइम एंड शेयरिंग योर इनसाइट्स। Same here. I'm really grateful to you for the wonderful evening and hoping कि इस पॉडकास्ट से, इस प्रोग्राम से हम सोसाइटी में कुछ ऐसा मैसेज कन्वे कर सकें जिससे इसमें हम पॉजिटिविटी जनरेट कर सकें। थैंक यू सो मच। थैंक यू। किसी भी मुल्क की तरक्की में जो सबसे बड़ा किरदार है वो वहाँ के नौजवान अदा करते हैं। अगर वहाँ का नौजवान स्किलफुल है, उसका माइंडसेट राइट है, तो तब ही जाके वो उस मुल्क में अपनी कंट्रीब्यूशन कर सकता है। और जब हम माइंडसेट की बात करते हैं तो डेफिनेटली जो हमारा सारा थीम है वो कोलैबोरेशन का है। इसमें एकेडेमिया का जहाँ रोल है कि वो करिकुलम को अपडेटेड रखे, वो प्रोफेशनल्स को इन्वॉल्व करे, वहीं कहीं ना कहीं इंडस्ट्री का रोल है कि वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में और राइट जॉब क्रिएट करने के लिए अपना किरदार अदा करे। लेकिन इस सब से बढ़कर जो आपके पॉलिसी मेकर्स हैं उनका रोल इसमें ये बनता है कि वो इस सारे इकोसिस्टम को, इस सारे अमल को फैसिलिटेट करें ताकि नौजवानों के ज़रिए इस मुल्क में तरक्की लाई जा सके। Thank you for tuning in. Do share your feedback and comments. Allah Hafiz.